विद पीकेएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो हम कर रहे थे अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा आयोजित एक प्रश्न पत्र का विश्लेषण। तो आज रिट मेंस में साइंस मैथ्स में आए हुए प्रश्न पत्र का विश्लेषण कर लेते हैं। एक प्रश्न के साथ में इसमें इससे संबंधित अन्य तथ्यों के बारे में भी हम चेक करेंगे, देखेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न है कि राजस्थान में सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राजस्थान का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो सबसे पुराना है? इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो राजस्थान का जो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है वो है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। इसकी स्थापना है वो की गई थी 1980 के आसपास इसकी स्थापना की गई थी। तो इसका उत्तर होगा रणथंभौर। कब स्थापना हुई थी? 1980 में हुई थी। राजस्थान का सबसे पुराना भी है और ये लगभग 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये कहाँ पर आया हुआ है? सवाई माधोपुर में आया हुआ। कहाँ पर आया हुआ है? सवाई माधोपुर में आया हुआ है। और राजस्थान का सबसे बड़ा भी है, लगभग 282 वर्ग किलोमीटर पर यह फैला हुआ है। इसके अलावा यहाँ पर राजस्थान की पहली बाघ परियोजना शुरू की गई थी। कब की गई थी? 1973 में पहली बाघ परियोजना यहाँ पर शुरू की गई थी। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में आया हुआ है, 282 वर्ग किलोमीटर है और 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। बाघ परियोजना सर्वप्रथम 1973 में यहाँ पर शुरू की गई थी। मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य है। इसके बाद में हम देखते हैं केवलादेव वन्य जीव अभ्यारण्य। इसकी स्थापना 1981 में की गई थी और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा अभ्यारण्य, मात्र 28 वर्ग किलोमीटर ही इसका क्षेत्रफल है। और ये साइबेरियन सारस और पक्षियों के लिए फेमस है। और ये आया हुआ है, कहाँ पर आया हुआ है? कहाँ पर? भरतपुर में ये स्थित है केवलादेवी वन्य जीव अभ्यारण्य। मुकुंदरा हिल्स अभ्यारण्य के बारे में देखते हैं। ये कोटा झालावाड़ में है। कहाँ पर है? कोटा और झालावाड़ में आया हुआ है और इसको है राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 2012 को दिया गया था। कब दिया गया था? 2012 को दिया गया था। 2013 में यहाँ पर बाघ परियोजना शुरू की गई थी। पहली बार बाघ परियोजना 2013 में शुरू की गई थी। यहाँ पर यदि पर्यटक स्थलों के बारे में बात करें तो एक तो है भीमचोरी है, इसके अलावा है यहाँ पर अमली मीणा का महल भी स्थित है, मावटा तालाब वगैरह स्थित है यहाँ पर है। सरिस्का है, ये अलवर में आया हुआ है और यहाँ पर ये अभी राष्ट्रीय उद्यान तो नहीं है, अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में है। लेकिन यहाँ पर बाघ परियोजना है वह 1977 79 में यहाँ पर बाघ परियोजना की शुरुआत की गई थी। सरिस्का अलवर में की गई थी। बाघ के कारण फेमस है। इसके अलावा यहाँ पर हरे कबूतर वगैरह बहुत पाए जाते हैं। इसका दूसरा प्रश्न हम देख लेते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। दूसरा प्रश्न ये दिया हुआ है इसमें कि 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति हुई थी, इसके अंतर्गत है वह 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके समय कोटा के महारावल की सहायता के लिए किस राज्य ने सैनिक सहायता भेजी? तो पहला ऑप्शन है झालावाड़, दूसरा है जयपुर, तीसरा बूंदी और चौथा है करौली। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो करौली के शासक थे मदन पाल जी। इन्होंने है उनकी सहायता, अंग्रेजों ने है मदन पाल जी को कहा कि वो कोटा महारावल की सहायता करे और वहां पर जो क्रांतिकारियों का अधिकार हुआ है उनको उस अधिकारों से राम सिंह जी सेकंड को है वो उनके नजरबंद जो किए थे उन नजरबंद से उनको छुड़ाए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा करौली के महारावल है मदन पाल जी थे। यहाँ पर कोटा के जो थे राम सिंह जी सेकंड थे। कोटा के है वो राम सिंह जी सेकंड थे। और यहाँ पर जो 1857 की क्रांति का प्रारंभ है वो लगभग 15 अक्टूबर के आसपास हुआ था। क्रांतिकारियों की बात करें तो अनेक क्रांतिकारी थे यहाँ पर, जैसे है वो यहाँ पर बात कर लेते हैं जय दयाल। कौन से थे? जय दयाल है, मेहराब खा है और हरदयाल है,
हरदयाल है प्रमुख क्रांतिकारी वहां पर थे। राजस्थान में ऐसा सुसंगठित और सुनियोजित है वह क्रांति का स्वरूप कहीं पर भी देखने को नहीं मिला जितना यहाँ पर मिला था। क्रांतिकारियों ने यहाँ पर एक पॉलिटिकल एजेंट है यहाँ के कोटा के बर्टन है इसकी हत्या कर दी, और उनके दो पुत्र थे कॉटन और सेल्डन, इनकी भी हत्या करके है वो पूरी उनका जो सिर है वो पूरे कोटा शहर में घुमाया गया था, और राम सिंह जी सेकंड को है वो नजरबंद किया गया था। बाद में है कोटा के रॉबर्ट्स की सहायता से है और करौली के महारावल बदन पाल जी की सहायता से है वो कोटा को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया गया था। तो ऐसा क्रांति का स्वरूप है वो कोटा में देखने को मिलता है। यहाँ पर व्यापक प्रभाव है वो देखने को मिलता है कोटा में। इसका हमारा तीसरा प्रश्न है वागड़ी बोली है रो मुख्य क्षेत्र कौन सा है। वागड़ी बोली का मुख्य क्षेत्र कौन सा है। डूंगरपुर बांसवाड़ा है, राजसमंद भीलवाड़ा है, कोटा झालावाड़ है या अजमेर टोंक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। वागड़ी बोली का जो प्रमुख क्षेत्र है वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा है। इसके अलावा यदि एक और आती है बांगड़ी बोली आती है तो इनका जो प्रमुख क्षेत्र है एक तो गंगानगर आता है, गंगानगर है, और एक है हनुमानगढ़ है। बांगड़ी बोली का प्रमुख क्षेत्र गंगानगर और हनुमानगढ़ है। वागड़ी बोली को है वो भीली बोली भी कहा जाता है। वागड़ी बोली को है वह भीली बोली भी कहा जाता है, और ये पहली बार है वह अब्राहम्स ग्लेशियर्स जो कि इटली के थे इन्होंने है वागड़ी बोली को है वो भीली बोली कहा था। अगला प्रश्न है कोटा झालावाड़ में है वहां पर है ये हाड़ूती बोली बोली जाती है। ढूंढाली का स्वरूप है यहाँ पर। भीलवाड़ा और राजसमंद के आसपास है वो मेवाड़ी भाषा बोली जाती है। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण घटनाक्रम आते हैं। अगला प्रश्न है कि वह जिले का युग्म बताना है जहां पर लाल और पीले रंग की मृदा पाई जाती है। तो लाल और पीले रंग की मृदा ऑप्शन है पाली जोधपुर है। पाली जोधपुर नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ पर भूरी पर मृदा या रेतीली मृदा पाई जाती है। ऑप्शन गलत है। कोटा और बूंदी भी नहीं हो सकता क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र में जो मृदा पाई जाती है वो काली मृदा पाई जाती है जिसको रेगुर मृदा भी कहा जाता है और वो कपास की खेती के लिए उपयोगी होती है। तो ये कोटा बूंदी भी यहाँ पर नहीं हो सकता। अगला ऑप्शन है अजमेर सिरोही, ये हो सकता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है अजमेर सिरोही जहाँ पर लाल और पीली प्रकार की मृदा पाई जाती है। यदि हम राजस्थान के नक्शे के बारे में देखा जाए, राजस्थान के इस प्रकार से यदि नक्शे के बारे में देख ले तो जो नीचे वाला भाग है यहाँ पर मुख्य रूप से है वह लाल मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है? लाल मृदा पाई जाती है जो कि मक्के की खेती के लिए उपयोगी है। और ये कोटा बूंदी वाला क्षेत्र है यहाँ पर है वो काली प्रकार की मृदा पाई जाती है जो कि कपास की खेती के लिए उपयोगी है। इसी प्रकार से यहाँ पर है वह जीरोफाइट प्रकार की मृदा पाई जाती है और यहाँ पर जलोद मृदा वगैरह पाई जाती है। इस प्रकार से है वो मृदा का स्वरूप है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो अजमेर और सिरोही होगा। अजमेर और सिरोही। अलवर और भरतपुर के साइड में है वो जलोद मृदा है पाई जाती है और कछारी मृदा है, पूरी कछारी मृदा भी है अलवर भरतपुर क्षेत्र में पाई जाती है। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है वह दुर्ग जिसके चारों ओर है वो खाई होती है उसको क्या कहा जाता है। वह दुर्ग जिसके चारों ओर है वो खाई होती है उसको क्या कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर पारीदी दुर्ग होगा, दानवती दुर्ग होगा, एरन दुर्ग होगा या पारिक दुर्ग होगा। इसको याद रखने का एक अच्छा ट्रिक ये है कि ख से शुरू होता है तो यहाँ पर भी पारिक ख, ये भी ख से शुरू होता है। इसका मतलब यहाँ पर जो पारिक दुर्ग है जो खाई से संबंधित है। बात करते हैं पारिक दुर्ग के साथ में जिसके चारों ओर वैसा दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है। और इस दुर्ग के यदि उदाहरण पूछा जाए तो एक तो आता है भरतपुर दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर, और एक आता है बीकानेर दुर्ग जो कि जूनागढ़ दुर्ग है। ये दोनों ही पारिक दुर्ग के उदाहरण हैं। बात करते हैं दानवती दुर्ग के बारे में जिनके साथ में आसपास में है मरुस्थल वगैरह होता है, वह दानवती दुर्ग के बारे में आता है। और ये आता है जैसलमेर दुर्ग। जैसलमेर दुर्ग है जो कि सबसे ज्यादा बुर्जों वाला दुर्ग है जहाँ पर 99 बुर्ज यहाँ पर स्थित है। और अब्दुल फजर ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि यहाँ पर है वह इस प्रकार का दुर्ग है जिसके लिए है वो लोहे के पैर चाहिए। दानवती दुर्ग के अंतर्गत इसके अलावा एक और अन्य उदाहरण देख ले तो पटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ में आया हुआ है। ये भी एक दानवती दुर्ग का उदाहरण है। इसमें एक आता है पारीदी दुर्ग। पारीदी दुर्ग है ऐसा दुर्ग है जिसके पारीदी दुर्ग इस प्रकार। एरन दुर्ग है ऐसा दुर्ग होता है जिस पर है वो जंगल वगैरह होते हैं, जंगल है या कांटे वगैरह होते हैं, आसपास में कांटे वगैरह होते हैं, जंगल होती है, ऐसे दुर्ग को एरन दुर्ग कहा जाता है।
ऐसे दुर्ग को एरन दुर्ग कहा जाता है। अगला प्रश्न है छठा प्रश्न, राजस्थान के किस स्थान पर, राजस्थान के स्थान है जहां पर है वह 12 सितंबर को है वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। 12 सितंबर को जो वृक्ष महोत्सव है ये खिजली में मनाया जाता है, बिलाड़ा में मनाया जाता है, मंडोर में मनाया जाता है या फलोदी में मनाया जाता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो खिजली, खिजली है वो जोधपुर में आया हुआ है और यहाँ पर है वह भाद्रपद भाद्रपद शुक्ल शुक्ल दशमी के दिन है वह अमृता देवी और उसके लगभग 363 जो सहयोगी थे उन्होंने वृक्षों के खातिर अपने जीवन का बलिदान दिया था, जिसके कारण यहाँ पर 12 सितंबर को है वो वृक्ष महोत्सव मेला भरा जाता है, वृक्ष के उपलक्ष्य में है। और उस समय है वो जोधपुर के शासक है वो थे अभय सिंह, अभय सिंह के शासन में है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो खेजड़ी होगा। अगला जो हमारा प्रश्न है, खेजड़ी है वो राजस्थान का राज्य वृक्ष है और अगला जो प्रश्न है वह है रुक सतसई रचनाकार कौन है। रुक सतसई के रचनाकार हमको बताना है तो लक्ष्मण दास कविया है, राम स्वरूप किसान है, महावीर प्रसाद जोशी है या मुरलीधर व्यास है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा लक्ष्मण दास कविया। एक आता है रुक सतसई और एक आता है सूर्यमल मिश्रण है वह वीर सतसई। क्या है? वीर सतसई, जिसके रचनाकार है वह सूर्यमल मिश्रण है, सूर्यमल मिश्रण है, सूर्यमल मिश्रण है जो कि बूंदी के शासक है राम सिंह जी के आश्रित कवि थे। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है निम्न में से किस समारोह का संबंध है वो विवाह से है। पनघट पूजन का संबंध है, टीके का संबंध है, गोद लेने का संबंध है या जदुदा से। तो पनघट पूजन है वह पानी भरने जाते हैं वहां पर है वो पनघट का पूजन करते हैं, उनको कहा जाता है। तो इसका संबंध है वो विवाह समारोह से नहीं हो सकता है। गोद लेने का संबंध है वह उत्तराधिकारी लेना, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होने पर राजा वगैरह है वो उत्तराधिकारी गोद लेते हैं, तो इसका भी संबंध है वो नहीं हो सकता, विवाह से है। टीके का रस्म है वह विवाह से है, टीके का रस्म है वो विवाह से है। जदुता है ये बालक के है वो केस वगैरह है वो काटे जाते हैं, केस काटे जाते हैं तो उसको कहा जाता है जदुता। एक आता है यदि बालक है वो शिक्षा प्राप्त करने जाता है तो भी केसानयन कहा जाता है, सुडाकर्म कहा जाता है, केस वगैरह काटे जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास में,